एक एक पेज में इतना दर्द होता था, इतना आंसू आ जाते थे कि ये क्या है। कोटा फैक्ट्री का जन्म कैसे हुआ? ये अरुणाब और सौरभ खन्ना का। बनना तो फिल्म मेकर था हमेशा से, डॉक्टर बन गया, शो लिखा, 2 सीजन लिखे पुनीत के साथ, फिर आ गया कोविड, फिर रियलाइज हुआ कि यार जिस दिन के लिए डिग्री ली थी ना वो काम करना। गलत सेंटर पे पहुंच जाने के बाद की स्ट्रगल बहुत पसंद है मेरे को। जीतू का बाय बाय बहुत पसंद है। कोटा फैक्ट्री पहले से ही पसंद है। वर्ल्ड में अब तक जितने शोज बने उसमें ये 73rd रैंक पे, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे को लगता है कि उस राइटर्स रूम में हमने इतनी अपनी कहानियां शेयर की हैं, आई थिंक आई कैन से दिस, नंगे हुए हैं हम। मेरे लिए रंजन है, वो हर चीज को 1 नॉच अप लेके गया है। दूसरी साइड भी चीजें हैं जो हमें लगता था कि पेपर में बेटर थी, बट अब सब अच्छा है। जीतू भैया के बाद एज एन एक्टर ऐसी चीज क्या है? अंडर प्ले करते हुए इमोशन फील करा देता है यार, ये बहुत कम लोगों में है। जीतू जाता है वैभव के पास रिजल्ट के बाद, मुझे लगता है और भी बेटर हो सकता था राइटिंग लेवल पे। क्या कोटा फैक्ट्री 4 आने के चांसेस है? So welcome to the brand new episode of Be Blunt podcast. Please do like, share and subscribe and do let us know कि आपको अगला गेस्ट पॉडकास्ट में कौन चाहिए और क्यों चाहिए। आज के जो हमारे गेस्ट है, जिनकी प्रॉब्लम है कि पापा नहीं मानेंगे, बट इन लोगों ने अपने टैलेंट और स्किल से पापा को तो मना लिया और ऑडियंस को भी मना लिया। सो प्लीज वेलकम मनीष, प्रवीण एंड पुनीत बत्रा फ्रॉम कोटा फैक्ट्री। यार ऐसी क्या किक थी जो इंजीनियरिंग से राइटर की तरफ बढ़ना पड़ा? प्लीज पुनीत। इंजीनियर से राइटर की तरफ? हाँ यार इंजीनियर बने क्योंकि परिवार की कुछ जिम्मेदारियां निभानी थी। वो जिम्मेदारियां निभाते निभाते हम बनना तो एक्टर चाहते थे भाई। हाँ एक्टर ही बनना चाहते थे। शहर आगे मुंह उठा के एक्टर बनने, और ये शहर ने बोला अरे चल रे शक्ल देखिए निकलना है यहाँ से। तो मैं बस निकला नहीं, तो किसी तरह से अपॉर्चुनिटी मिलते मिलते मुझे राइटिंग की अपॉर्चुनिटी मिल गई। और वो मेरे को याद है, मैं राइटिंग करता था ना पहले, जब नया नया शुरू हुआ था हम लोग। मेरा पहला प्रोजेक्ट था ऑफिस वर्सेस ऑफिस करके, सिटकॉम, जो मतलब नहीं चला है उतना। उसमें मेरा पहला सवाल होता था कि ये फाइनल ड्राफ्ट क्या चीज़ है, तुम वर्ड डॉक्यूमेंट क्यों नहीं लिख रहे हो? अच्छा, ये क्या बकवास है, ऐसे कौन लिखता है, इतना टाइम वेस्ट करते हो। तो उस बैकग्राउंड से आता हूँ मैं, और वो राइटिंग शुरू हुई। एक एक पेज में इतना दर्द होता था, इतना आंसू आ जाते थे कि ये क्या है, ये क्यों करना है। और वहाँ से लेके आज जर्नी है कि यार किक मिलती है भाई कहानी कहने में अब। ओके। तो मुझे लगता है कि इस शहर ने लेखक बना दिया है। मैं अभी भी इस शहर से कह रहा हूँ कि नहीं रुको थोड़ा रुको। लेकिन ये तुम्हारे इस किक के चक्कर में एक गरीब मीना की जो सीट है इंजीनियरिंग की, वो वेस्ट हो गई। ओह नहीं, मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है, उसके बाद मैंने 10 साल कॉर्पोरेट में जॉब भी करी है। मैं IBM में जॉब कर चुका हूँ, मैं टेक महिंद्रा में कर चुका हूँ, मैं विप्रो में कर चुका हूँ, मैं ऑलमोस्ट 1.5 साल लंदन रह चुका हूँ, मैं 1 साल स्वीडन रह चुका हूँ। और फिर मैं आया मैदान में कि चलो अब कुछ ऐसा करते हैं जो शुरू से करना चाहते थे। तो मैंने वेस्ट नहीं करी है ब्रो, और वो एक्सपीरियंस आज भी मुझे बहुत बहुत हेल्प करता है राइटिंग में भी। क्योंकि एक इंजीनियरिंग का दिमाग जो है ना, वो ब्रेक डाउन करना, चीज़ों को तोड़ के गणित लगाते हैं यार। जो नहीं गणित लगता है हमारी स्क्रीन पे, राइटिंग में गणित है यार बिल्कुल। एक वहाँ वो इतनी गणित है कि शायद कुछ गणित तो हमारी कोटा फैक्ट्री सीजन 3 की जनता तक पहुंच भी नहीं पाई, इतनी लेयर्स हैं। तो वो हेल्प करता है उल्टा, बिल्कुल वेस्ट नहीं करी डिग्री। प्रवीण, तो ये हुआ कि बनना तो फिल्म मेकर था हमेशा से, बट रैंक्स अच्छे थे, मार्क्स अच्छे थे, तो हो गया, डॉक्टर बन गया। बनने के बाद ही रियलाइज हुआ कि नहीं करना है ये। तो एक शो लिखा, 2 सीजन लिखे पुनीत के साथ, ऑपरेशन MBBS। उसके बाद ऐसा हुआ कि अब करनी है फिल्म मेकिंग, करनी, राइटिंग करनी है। अच्छा, MBBS करने के बाद किया ऑपरेशन MBBS? Yes. रियल का ऑपरेशन और सारा छोड़ नहीं बता रहा हूँ आगे फिर वो करने के बाद ऐसा लगा कि करना है, यही करना है, यही करना है। फिर आ गया कोविड, फिर रियलाइज हुआ कि यार जिस दिन के लिए डिग्री ली थी ना वो काम करना है। डिस्पेंसरी वापस गया फिर मैं। तो कोविड में मैंने जितना मुझसे हो सकता था, 2 साल मैंने कोविड में ड्यूटी की है। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बोले थे ना सीट वेस्ट की, वो नहीं की। वहाँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। जब कोविड खत्म हुआ वापस राइटिंग में आया और पुनीत के साथ वापस कोटा फैक्ट्री में जुड़ा। तो लोगों को कभी दवाई की जरूरत पड़ती होगी तो मुफ्त ये बोल रहा है, वो वाला डिग्री का भी फायदा हो रहा है। ये अपने जितने फेलो फ्रेंड्स के डॉक्टर हैं सबको सबका फोन जाता है इस भाई के पास। मैं जनरल फिजिशियन हूँ, तो इनके छोटे मोटे गुप्त रोग छोड़ के बाकी सारे गुप्त रोग ही के लिए कॉल आते हैं मुझे। इनका मत बताना कॉल आया था आपको मैं बात करने ही वाला था, बंदे ने फोन कट कर दिया। मनीष, कोटा में पैदा हो गया मैं, तो मुझे कोटा में ही पैदा हुआ? तो कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास तो
ऊपर से लिखा गया तू कोडा फैक्ट्री लेगा इसलिए भेज रहे तुझे। तब मुझे समझ में नहीं आता था मुझे ये सब क्यों झेलना पड़ रहा है, पर अब मैं वो सब लिख लेता हूँ, अपने दुख दर्द ही लिख देता हूँ तो लगता है कि चलो वाह क्या कुछ तो काम लोगों है। को लग रहा है कि राइटर है। वाह क्या एपिसोड लिखा। दुखी आत्मा है। हाँ, अब लगता है वाह ऊपर वाले तूने वो जो दुख दिए थे समझ में आ रहा है क्यों दिए थे। डेस्टिनी कहाँ ले जाने वाली थी? हाँ डेस्टिनी यहाँ ले जाने वाली थी, तो मैंने भी वेस्ट नहीं करी, मैंने भी इंजीनियरिंग करी, फिर 3-4 साल कॉर्पोरेट में काम किया, अच्छे खासे प्रोडक्ट वगैरह बनाए। फिर जब थोड़ा सा लगा वहाँ पे थोड़ा बहुत शॉर्ट फिल्म बनाते थे, अवार्ड जीत गए, घर वालों को दिखाए, तो थोड़ा उनको भी लगा कि हाँ मतलब जॉब वॉब भी निकाल लिए, कुछ कर लेता है, इसको एक बार ट्राई करने दो। अच्छा, तो मैं आ गया, फिर पापा मान गए। पापा मान गए। और फिर जब मैं वहाँ से यहाँ आया, तब तक तो उस कंपनी को भी नहीं जानते थे जिसमें मैं पहले काम करता अच्छा। था। फिर जब मैं वहाँ से यहाँ आया तो उस कंपनी का ऐड शाहरुख खान करने लग गया, तो वो कह रहे थे यार अब तुम शाहरुख खान आया तो उस कंपनी में, अब तो हम उसे जानने लगे थे और तुम यहाँ चले गए। फिर उनके साथ यही स्ट्रगल वापस स्टार्ट हुआ। कोटा फैक्ट्री का जन्म कैसे हुआ? व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट? यार देखो, जन्म के लिए तो हम असली माँ बाप नहीं है, हम तो फॉस्टर पेरेंट्स हैं। Second असली season से हाँ, तुम सेकंड start मैं सेकंड सीजन से हूँ, थर्ड सीजन हम तीनों हैं। तो ये जन्म कैसे हुआ कि कुछ कहानियां मेरे पास है, लेकिन यार मैं वाया कहानियां कहना ठीक नहीं है। पता नहीं कितनी सही बोलूंगा। इसका सही जवाब दे पाएंगे अरुणाब कुमार, सौरभ खन्ना और अभिषेक यादव। ये 3 लोग हैं जो इसका जवाब सही से दे पाएंगे कि जन्म कैसे हुआ। ब्रेन चाइल्ड किसका था ये अरुणाब और सौरभ खन्ना का, ओके ओके ओके। क्योंकि वो दोनों कोटा में खुद रहे हैं, साथ में उन्होंने आईआईटी की तैयारी की कोटा में, तो उनके ये दिल के थोड़ा ज्यादा ही करीब थी ये बात, क्योंकि उन्होंने खुद ये जीवन जिया है। वो रहे हैं वहाँ पे 2 साल, 2.5 साल या 3 साल, जितना भी उन्होंने लगाया, मेहनत करके फिर आईआईटी क्रैक किया उन दोनों ने। अच्छा, वो दोनों आईआईटी, सौरभ खन्ना भी आईआईटी है, अरुणाब कुमार भी आईआईटी है। और हीरो को भी लाया, वो भी आईआईटी है। हाँ जीतू। जी डिग्री लेकर घूमते हैं। हाँ जी, तो भी आईआईटी है। हम लोग भी डिग्री लेके तो वो कहानियां देखो, वो क्रेडिट तो माना जाता है। किया तुम लोगों ने। तुम सबका फेवरेट सीन कौन सा है सीजन 3 का, राइट फ्रॉम यू? उसका गलत सेंटर पे पहुंच जाने के बाद की स्ट्रगल बहुत पसंद है मेरे को। जीतू का बाय बाय बहुत पसंद है मेरा एग्जाम है सर आईआईटी का। तो ये बीआर मित्तल हायर सेकेंडरी स्कूल है भाई, गलत जगह आ गए हो भाई। मेरे को। उदय का हॉस्पिटल वाला सीन बहुत पसंद है, जिसमें पूजा दीदी आके उसको समझाती है। मेरे को वो बहुत प्यारा सीन लगता है। लिखते वक्त ही हमें गूज़बम्स आते थे कि यार इस सीन में अगर आंसू ना टपके तो हम फेलियर हो जाएगा। जो जीतू भैया बोलते हैं फेलियर नहीं होना, बट वो जीतू फिर मेरे को वर्तिका रिजल्ट क्या, वैभव और जीतू का सीन बहुत प्यारा लगता है मेरे को। वर्तिका और तुम्हारा वैभव का जो वो लव ट्रैंक है ना, वो वाला एंगल के, यार हमारा रिलेशन बराबरी का है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बराबरी का रिश्ता है। पर जब तू मुझे पढ़ाता है तो तू टीचर हो जाता है और मैं स्टूडेंट होती हूँ, तो वहाँ बराबर नहीं रहता। इसलिए जब तू डांटता है ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। डांटी तो वैशाली भी डांटती है, लेकिन उसके डांट तो ये थॉट मेरे को इतना जोर से पड़ता है। मेरे को मतलब इसमें गिनाते ही जाऊंगा यार, थक जाओगे। मतलब बहुत सारा कुछ पसंद है। आपका कौन सा है? मैं आई थिंक कि जब रिजल्ट के बाद जीतू वैभव से मिलने जाता है, आई थिंक वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके अलावा जीतू ने 2 बार मतलब एक्टिवली ज्ञान दिया है इसमें। प्रीवियस सीजन्स में तो हमेशा ज्ञान देता है। इसमें जब वो वैभव को बता रहा है कि अगर आपने अपनी मंजिल और जर्नी खुद चुनी है और उसमें आपको मज़ा आ रहा है, मज़ा भी आ रहा हो, तो आप वो कितनी लंबी आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो वो ज्ञान सही लगा मुझे वो सीन। और एपिसोड 2 में मीना को जो समझा रहा है कि भाई ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना, जो तू कर रहा है उससे तू डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये मीनल से उसका मेरे को एपिसोड 2 में मीना का वो वाला सीन अच्छा लगता है कि आप लोग कृष्ण बन के मुझ सुदामा की मदद करना तो चाहते हैं, पर सुदामा बनना आसान नहीं है। ये सीजन ये 3 में था। नहीं, सीजन 3 में है, सीजन 3 में है, हाँ, एपिसोड 2 करेक्ट। और ये मोमेंट, ये इतना ज्यादा पर्सनल इमोशन है ना भाई, उधार लेना। और ये इमोशन मेरे मैम बात करते रहते थे कि कितने दोस्त हैं जो अपने माँ बाप से पैसे नहीं ले रहे हैं, और मैं बोलता था अरे माँ बाप से पैसे नहीं ले रहे, ये कहाँ से आ गई ईगो? पापा से पैसे नहीं लूंगा, ये कैसी ईगो आ गई यार? बचपन से पाल रहे हैं, आज कैसे नहीं लोगे? ये अकड़ कहाँ से आ जाती है? और फिर मेरे को दिखता है यार कि ये अकड़ शायद ग्रोन अप्स में फिर भी आ जाती है कि मैं ग्रोन अप हूँ यार। शर्म अकड़ नहीं है, वो शर्म है शायद, सेल्फ है। हाँ, कि अब भी। लेकिन मीना ने से बच्चे जब ऐसी हरकत करेंगे तो भाई तू पागल है क्या? तो वो इमोशन बहुत प्यारा लगता है। सॉरी, आगे बता दे। हाँ वही फिर जीत बट उसके पीछे वही है ना, फैमिली बैकग्राउंड भी था ना कि यार वो अपने घर से कुछ कर नहीं सकता था, घर पे बाहर लेकिन नहीं, दोस्तों से नहीं ले रहा ना। दोस्तों नहीं लेने का भी रीजन है कि फिर उस हक से आप बात नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हम आज जिस हिसाब से बात कर रहे वही हैं, तो इमोशन एक्सप्लोर किया, लेकिन फिर हमने इमोशन तोड़ा। जीतू ने तोड़ा कि गलत सोच रहा है, वो बहुत अच्छा पॉइंट था। ये गलत सोच रहा है, ये बात कहनी थी। सही इंसान से ले ले। क्योंकि अब हेल्प नहीं लेगा तो फिर आगे जाके जो XYZ करेगा उससे तेरे आने वाले फ्यूचर को प्रॉब्लम होगा। और हम लोग कई बार हो जाता है ना, भटक जाते हैं। जैसे आज कोई बोल दे कि अच्छा
एक दिन में इतना पैसा मिलेगा ये करने लग जाओ, और हम लोग शायद बहते चले जाए उसमें, पर वो पैशन भी यार वो याद क्या रखना पड़ेगा। कमाल का solution कॉलेज था। के फर्स्ट ईयर में मैं भी आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, पैसे होते नहीं थे और कॉलेज में गर्लफ्रेंड भी थी, तो मैंने भी ट्यूशन लेने शुरू किए थे। और वो गर्लफ्रेंड का इमोशन खर्चा चलाने के लिए। जनरली आप कॉलेज में जाते हो यार, फ्रेंड्स के साथ हैंग करते हो, कहीं भी जा रहे हो बाहर, मूवी देखने जा रहे हो, यू नीड मनी नो। तो मैंने भी ट्यूशंस पढ़ाए हैं बहुत ऐसे। तो वो मेरे को वो मोमेंट याद है जब मेरे स्टूडेंट, वो उसकी कंपार्टमेंट आई थी 11th में, तो उसकी मम्मी को था कि बेटा 1 महीने में कंपार्टमेंट का पेपर है, इसको पास करा दे किसी तरह। और मैंने थोड़ा अपनी तरह से तो बहुत पैसे मांगे कि 1 महीने में पास कराऊंगा, पर वो जो पैसे हाथ में आए थे ना, वो मैं बार बार बोलता था यार, वो मूवमेंट जो मनी हाथ में आता है ना, जन्नत वाला। वो उस मूवमेंट पे लगा यार मेरे को ट्यूशन सेंटर ही खोल देना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, वो इमोशन मीना का हमें, क्योंकि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये मेरे साथ भी हुआ था। मैंने छोटे छोटे वीडियोस एडिट करना स्टार्ट किए थे, छोटे छोटे बाहर के स्टार्टअप होते हैं ना कॉलेज के आसपास जो लोग कर रहे थे काम, उनके लिए छोटे छोटे वीडियोस बनाए। और फिर जब वो पैसा आने लगा तो हम लोग लालच। एक महीने तक हम लोग वही करते रहे। फिर ध्यान आया कि अरे इधर लग गई, मतलब पढ़ाई की लग चुकी है, फिर बैक टू ट्रैक आया। So basically तुम लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस को ऐड Almost करके बिल्कुल almost आया। सारे मैंने- hacks ही मैंने personal गेमिंग बहुत ज्यादा करी है कोटा में, ओह। तो मुझे वो था मेरे कि को- गेमिंग का तो मुझे इसमें होना ही चाहिए। मुझे पता था कि इसका क्या होता है, इसके पीछे से क्या प्रॉब्लम आती है पढ़ाई में। वो जो किस्सा है ना, जो वैभव गलत सेंटर पे पहुंच जाता है, वो मेरे साथ हुआ वो तो है। इनके साथ ओह मेरे को भी एक अंकल मिले थे स्कूटर वाले। स्कूटर वाले, सरदार जी थे वो, अच्छा। और उनका भी बड़ा वैसा वाला था। मेरी फटके हाथ में आ गई थी कि मेरा पेपर गया आज, और उन्होंने मेरी शक्ल पे देख लिया, वो खुद रुक गए यार। और पता चला कि वो अपने बच्चे को सेंटर पे छोड़ के वापस घर जा रहे हैं, और मैं पैदल था। बोले क्या बेटा डीसी का पेपर? में ऐसा तो बोले कौन सा सेंटर? मैंने कहा कॉल। कह रहा यार बेटा तू पहुंच नहीं पाएगा, तू बैठ यार। वो रॉन्ग साइड लेके गए यार मेरे को, और छोड़ा मुझे जो आज। उसमें भी दिखाया है कि वो अटक जाता है फिर रॉन्ग साइड से जाता हाँ, है। मेरे को उनका नाम नहीं पता आज तक, उनके एक बेटे का रिजल्ट क्या है मुझे नहीं पता आज तक। मेरा सिलेक्शन हुआ तो वो बड़ा इमोशनल, एक साइलेंट सा ट्रिब्यूट है उन अंकल को यार मेरी तरफ से, क्योंकि मैं बड़ा वैसा था यार, मेरे में बहुत हार्ट वैसा होता है कि यार मैं जहाँ हूँ आज, वो मोमेंट मेरी लाइफ में नहीं आया होता ना, वो लाइफ डिफाइनिंग मोमेंट है। मैं आज यहाँ नहीं होता, ना मैं इंजीनियर बनता, डीसी से अच्छे कॉलेज से ना कुछ होता, ना नवीन मेरा दोस्त बनता, ना हम साथ में थिएटर करते, ना मैं बॉम्बे आता, कुछ नहीं होता। क्योंकि यार वो मोमेंट ऐसा है कि आपका एक तो फैमिली बैकग्राउंड भी आपको देखना है, और वो अगर आप एग्जाम नहीं दोगे तो आपका मोरल ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो एग्जाम बहुत बड़ी चीज है। एग्जाम बहुत बड़ी चीज है, बहुत बहुत बड़ी सारे चीज है, क्योंकि जिसके लिए आपने साल भर प्रेप किया, 2 साल 2 साल आप प्रेप करते हो, और उसके बाद फिर अगर वो एग्जाम आपसे छूट जाए तो फिर तो वो मयूर का जो लास्ट सीन है वैभव वाला, कि यार वो टूट जाता है पूरी तरह से, देन अगेन ही स्टैंड। जो तुम लोगों ने एक, मेरे ख्याल से एक है ना, कोटा फैक्ट्री से बहुत अच्छा मैसेज दिया है इन लोगों ने कि यार आप कुछ भी हो जाए, फेलियर के बाद वापस ट्राई करना इज सक्सेस। हमने कहा है वैसे फेलियर के failure कहा है तो कि तैयारी ही जीत है। हम तो कह रहे हैं फेलियर है ही नहीं कुछ। ओके। जिस बच्चे ने ये सीख लिया ना कि रोज 15 घंटे मेहनत करना सीख लिया, आप 9-10 तक आप घर पे कुछ नहीं कर रहे थे, इतना कुछ पढ़ना नहीं था आपको, अब आप 15-15 घंटे मेहनत कर रहे हो, कोटा में अकेले रह रहे हो, अपने सारे इमोशंस संभाल ले रहे हो, इतने डिसिप्लिन होकर रह रहे हो, सुबह उठना सीख लिया आपने, 2 घंटे बाहर बिताने पे गिल्ट आ रहा है आपको, आपको समझ में आ रहा है कि मेरे को आधा घंटे, आप एक टाइम टेबल फॉलो कर पा रहे हो, इतना कुछ आपने लाइफ में सीख लिया है। ये सीखने में लोगों को अगर आप मान नहीं जाओगे, ये तो जिंदगी आज लग तक नहीं जाती कर है। सकते हम, मैं आज तक नहीं कर सकता ये जो बच्चे वहां कर रहे हैं। करेक्ट, क्योंकि वो वेल ट्रेंड पहले ही हो जाते हैं, हाँ, तो वो तैयारी जीत, वो जिंदगी तो वहां मतलब वो जी चुके होते मुझे हैं। लगता है और कि ये वो लोग ऑलरेडी जीत चुके हैं। जीत चुके हैं, और ये कहीं ना कहीं फोड़ेंगे, बस समय की बात होती है। हाँ। और शायद मुझे लगता है कि ना वो आईआईटी या इंजीनियरिंग या एमबीबीएस के जो कॉलेज के इयर्स होते हैं ना, वो जो जिंदगी आप जीते हो ना, वही जिंदगी आपको एग्जामिनेशन क्रॉस करके जब आप रियल वर्ल्ड में जाते हो ना, जैसे तुम लोग राइटर बन गए, कुछ बन गए, तो फिर आपको है ना वो आगे एक है ना आपको पुश मिलता है कि यार यस वी कैन डू इट। यस, फिल्म मेकिंग कॉलेज में स्टार्ट किया, अगर वहाँ नहीं मिलता वो प्लेटफॉर्म तो नहीं होता आज। मैं कॉलेज पे थिएटर कंपटीशन में हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। वो भी इंजीनियरिंग करने के साथ साथ आप थिएटर कर रहे हो। नहीं, वहाँ पे तो बहुत मजा इसीलिए आया। हमारी सीट वेस्ट नहीं जाती। सीजन 3 जब लिखने का मौका आया तो कितना प्रेशर था मेरे तो एज ए राइटर? तो देखो, इनके आने से पहले ना मैं आई थिंक इनके आने से 6-7 महीने पहले से ही वो हो गया था, क्योंकि आगे करना है तो मेरा चल रहा था, कुछ कहानी कुछ था क्रैक। मेरे पे थोड़ा वैसे वाली फीलिंग थी कि यार अभी टीम बनानी है एक कोटा फैक्ट्री की राइटर्स रूम, और वो थोड़ा चैलेंजिंग था, समय लग गया उसमें टीम बनाने में।
बट फाइनली जो टीम मिली और मजा बहुत आया मेरे को यार। क्योंकि एवरी टाइम सीजन 1 और 2 से आपको हटके इसको कुछ करना है। ये भाई साहब थे दूसरे शो पे, ठीक है, और मेरे पास 5-7 दिन का टाइम था ज्वाइन के बाद। तो मैं बैठा और मैंने बोला कि ये सीजन 1 और 2 में ना लूप पे 7-8 बार देख लेता हूँ ताकि मैं उस जोन में चले जाऊँ। और फिर बैठा देखा, फिर मनीष से भी बात हुई, मनीष भी आया था। हाँ ठीक है यार, हम लोग की बात हो रही है यार, IMDb पे ये 73rd रैंक पे ये शो, वर्ल्ड में अब तक जितने शोज बने उसमें ये 73rd रैंक पे, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और पसंद था, कोडा फैक्ट्री पहले से ही पसंद था, देखने के बाद और भी पसंद आई, क्या कमाल का चीज बनाया इन लोगों ने। भाई साहब आए और ये अलग जोन में, हाँ लिखते ब्रो अब कोडा स्टार्ट करते हैं, बोला भाई रुक जा, अलग अलग जोन में ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम 3rd सीजन कर रहे हैं। और कुछ यहाँ वहाँ हुआ ना तो लोग बहुत गालियां देंगे, बहुत बहुत महीन राइटिंग है इसकी, बहुत बहुत काम करना पड़ेगा। हाँ ऐसा क्या, मैं वापस से देखता खुद क्या लिखा हुआ भाई साहब वापस देखे, हाँ यार तू सही बोल रहा था, ये अलग जोन में। सब देख ये कब हुआ मुझे तो याद नहीं है। कुछ भी कहानी सुना देगा एंटरटेनमेंट के लिए। हाँ फिर तो फिर बोले नहीं ये तो सही है कि थोड़ा सा मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर उस दिन से हम लोग जो जुटे फिर इसमें, मतलब डे 1 से प्रेशर था कि भैया मतलब मेरे तो खन्ना बहुत क्लोज फ्रेंड भी है मेरा, तो मेरे को तो ये वाली फीलिंग भी थी कि मैं उसको मुंह कैसे दिखाऊंगा। अच्छा पहले राइटर्स इन्वॉल्व नहीं है? नहीं अब नहीं है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है ना कि जिसने बच्चा पैदा किया बच्चे को बड़ा बन के तुमको कुछ और बनाना सीजन 2 से इकलौता मैं था। हाँ, मैं था खन्ना के साथ, सीजन 2 पे मैंने काम किया, अभी खन्ना नहीं था, तो मेरे को थोड़ा सा खन्ना को भी शक्ल दिखानी थी। और मेरे को ये भी था कि यार वो जो सुर है ना कैरेक्टर्स का, वो सुर ना टूटे। मेरे को तो उल्टा अच्छा से याद है, मैंने बोला था कि देख ले और ये स्क्रीन प्ले भी पढ़ के आना, सिर्फ देख के नहीं आना है, पढ़ के भी आना है कि पेपर पे क्या था और वहां क्या आया है। क्योंकि मैं बहुत वो था यार कि खन्ना को मैं बहुत मानता हूँ, बहुत मैंने सीजन 2 में खन्ना के साथ मेरे को ऐसा लगा मैंने बहुत कुछ सीखा यार। ही इज अ जेम, सौरभ खन्ना माइंड ब्लोइंग ह्यूमन बीइंग है वो। तो मेरे को बहुत ज्यादा ये था कि यार खन्ना को शक्ल कैसे दिखाएंगे, वो और वो बड़ा वैसा वाला है, जैसे मैं कभी उसको बोलता था ना कि एक्टर बनना है तो मेरे से मजे लेता था कि अच्छा बता तू जूडो कराटे आते हैं? मैं कहा नहीं। कहता अच्छा डांस तो कर लेता होगा? मैंने कहा नहीं। कह रहा एक्टिंग तो तू फिर मतलब एकदम गांड फाड़ के नसीर जैसी करता होगा? मैंने कहा नहीं, मतलब एक्टर के सिर्फ वो बेइज्जती मुंह पे साफ करने वाला बेइज्जती वाला आदमी है, तो मेरे को उससे बड़ा खौफ था कि यार वो उतार देगा अच्छे से, वो बोलेगा ये क्या किया। तो मैं थोड़ा घबराया, मैं तो उल्टा ज्यादा घबराया हुआ था कि खन्ना है। और सीजन 2 में मेरे को याद है मैं जब पहला ड्राफ्ट लेके गया तो खन्ना ने मेरे को बोला कि क्या लिख के लाया ये कचरा, वैसा वाला डांट भी खाई है मैंने उससे। अच्छा। हाँ जो 3rd सीजन में जो मीना का कैरेक्टर था उसमें क्या क्या चेंजेस आपने लेकर आए? स्टेक तो हमेशा से थे उसके, पर वो जिस बैकग्राउंड से आता था उसके लिए तो ये जो एग्जाम था वो वही सेकंड सीजन में थे। ऑब्स्टेकल्स मास्टरबेशन वाला जो सेकंड सीजन में किया है उसके साथ जो पूरा एपिसोड है वो बहुत अच्छा प्ले किया और बहुत अच्छे से उसको निभाया भी है। तो 3rd सीजन में हमने थोड़ा सा उसको हल्का सा मतलब कॉन्फिडेंस के साथ खेला है कि जब पैसा कमाने लग गया तो देखना था कि अच्छा ये आदमी को जब पैसा मिलेगा तो ये उसका भोलापन हल्का सा कैसे करप्ट हो जाएगा। तो वो आ रहा है घूमता फिरता, पैसे दे रहा है, कह रहा है कचौड़ी मैं खिलाता हूँ, केक लेकर आया वो आदमी जो कह रहा था तुम लोग कभी भी केक खा लेते हो, वो केक लेकर आता है दूसरों के लिए। और वो लोग कह रहे हैं एनिवर्सरी। एग्जैक्टली मैं उसी नुआंस की बात कर रहा हूँ कि वो नुआंस का आइडिया आया कैसे, मतलब कहाँ से कि यार ये मासूमियत और ये और चीज भी ऐड करनी चाहिए उसमें। ये तो स्टोरी की डिमांड लग रही थी हम लोगों ने जब वो ट्रैक निकाला। ये क्या कुछ जैमिंग वैमिंग होती थी आप लोगों की? या देखो मेरा तो प्रोसेस यही था कि जैसे मैं बता रहा था कि राइटर्स रूम में असेसमेंट लेते वक्त एक राइटर और भी ऐसे अच्छा लगा था, बट ही वाज नॉट विलिंग टू कम टू ऑफिस जहाँ पे हम जैम करते हैं डेली फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 3-4 मंथ्स। ओके। तो मेरे लिए बहुत मैंडेटरी था क्या, क्योंकि मेरा प्रोसेस यही है कि हम शुरू के 3 महीने 4 महीने एक दूसरे का सर फोड़ेंगे, एक ही कमरे में रोज बैठेंगे, रोज काम करेंगे, क्रैक करेंगे पूरी कहानी को, पूरा डिटेल में तोड़ेंगे, एक एक लाइन तक तोड़ देंगे और फिर जाके घर पे उसको पेपर पे उतारना है। तो वो फिर जब हम बैठते थे तो एक दूसरे की गर्दन पकड़ते थे, एक दूसरे के कान मरोड़ते थे, एक दूसरे के किस्से सुनते थे। मेरे को लगता है कि उस राइटर्स रूम में हमने इतनी अपनी कहानियां शेयर की हैं, मतलब डार्क से डार्क स्टोरीज भी, डार्क से डार्क इमोशंस एक्सप्लोर हुए हैं, जो मुझे लगता है कि आप जनरली बात भी नहीं करते हो। हमारे राइटर्स रूम में तो समटाइम्स इट यूज्ड टू बी ऐसे वाला होता था कि मतलब क्या बोल रहा है ब्रो, मतलब लाइफ में सबके डार्क हम बहुत आई थिंक आई कैन से दिस नंगे हुए हैं हम। बताओ कुछ नंगा सुनाओ। क्यों सुनाएंगे? राइटर्स रूम में आ जाओ, राइटर्स रूम में बैठो,
वो राइटर्स रूम से जो दिखाने लायक था वो शो में दिखाया। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये जो आप कह रहे हो ना ये कहाँ से निकला, मतलब सबसे वल्नरेबल मोमेंट्स भी हम वल्नरेबल तक मोमेंट शेयर किया, तो वहाँ ये बड़े पर्सनल मोमेंट्स निकले हैं यार। कुछ इसका है, उसने कुछ इसका निकला, उसमें इसने बोला मेरे साथ भी कुछ ऐसा ऐसा हुआ था, तो उसमें 4 लेयर इसकी वाली भी जुड़ गई। क्योंकि ना उदय, मीना, वैभव एंड शिवांगी, ये सबके कैरेक्टर अपने अपने अलग है और इनकी सबकी जर्नी जो है सीजन 3 में आके अलग अलग है अपनी, सबके अपने अपने स्ट्रगल्स है। वो कैसे डिसाइड हुए? देखो कैरेक्टर भी ड्राइव करता है कि कहाँ जाएगा। आपको पता है कि मीना कहाँ जाएगा। अब मैं मीना को वहाँ पे बाइक पे व्हीली मारते हुए तो नहीं दिखा सकता हूँ ना। कुछ तो उसके कैरेक्टर ने डिफाइन कर दिया क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारी जैसे डिस्कशन ऐसी होती थी कि यार ये मीना ऐसी बात बोलेगा क्या, क्योंकि वो सुर पकड़ रखा है, हमें पता है। एक तो वो ड्राइव करता है और दूसरा यार पर्सनल एक्सपीरियंसेस बहुत हैं, हमारे ही अपने ही एक्सपीरियंसेस डाल दिए हैं। तो सबसे बेस्ट कौन लगा? मतलब जो भी आप लोगों ने, देखो बेस्ट एक ही होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक छोटा एक बड़ा, मैं बोल रहा हूँ जिस तरह से आपने हर कैरेक्टर को लिखा है, इन बच्चों ने सबको मतलब दे ट्राई देयर बेस्ट टू लिव विद दैट। बट आप लोगों का फेवरेट कौन है? मेरे लिए रंजन है। कुछ कुछ जो चीज़ें मतलब उसने जो वो हर चीज़ को 1 नॉच अप लेके गया है, और कहीं कहीं मैं खुद हैरान रह जाता हूँ कि ये सीन के पीछे रह के भी कुछ कुछ कर रहा है और क्या ऐड हो रहा है वो चीज़ें। मुझे तो बहुत पसंद है उसकी एक्टिंग। मीना का कैरेक्टर, मीना ब्रो एनी डे। सेम योर मीना, क्योंकि ना वो मतलब जैसे ही आप उसको देखोगे ना तो ऐसा लगता है कि यार यू कैन आल्सो डू एनीथिंग। जैसे राइटर्स ना कभी खुश नहीं होते हैं अपना काम देख के, किसी कोई करता ना उनकी बॉडी लाइन से, उनको लगता है ओ यार ये मैं पे स्ट्रेस नहीं देना था, हूं पे देना था। ये रंजन के सीन्स में लगता है यार ये तो एलिवेट कर गया यार, जो सोचा था कुछ एक नॉच ऊपर दे गया यार। रंजन सारे सीन्स जो हमने पेपर पे लिखे थे वो उससे एक नॉच ऊपर ले गया। रंजन ने बहुत इम्प्रेस किया यार। अच्छा, ऐसा कभी हुआ कि आप लोगों ने जो सीजन 3 में स्क्रिप्ट में लिखा था उसको सेट पे चीजों को इम्प्रोवाइज करके फिर बाद में आप लोगों को पता चला? हाँ बहुत हुआ। कौन सा सीन है ऐसा बताओ? मतलब कोई scene बताओ। कुछ जोक्स हैं देखो एनी इम्प्रोवाइजेशन इज गुड, मतलब अगर हाँ, अच्छे हाँ, के लिए तो इट्स नहीं गुड। अच्छी बता रहा जैसे हूँ। कुछ जोक्स हैं। जोक्स हैं। उदय for जोक example, लेता है हाँ। कि मिंकू को जब मिलता है उदय तो वो कहता है, वैभव कहता है कि अरे बाहर जाओ, उसको आराम भी करना है। तो वहाँ पे उन्होंने लिया है कि अरे ये आराम भी करते हैं, ये थक जाते हैं, ये थक भी जाते हैं, ये तो बहुत फिट है ना। तो वो ये तो सब बहुत बड़ा fit है। खुद ये को improvise किसको? उदय बोलता है उदय- मीना को। हाँ 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 कि मिंकू के थक भी जाते हैं, आराम भी करते हैं। ये तो बड़े ऐसे fit लिए हैं बहुत सारे। एक है जो बहुत ही शानदार एडिशन है, उसका क्रेडिट है डायरेक्टर को। जो क्लाइमेक्स सीन है ना, गाड़ी वाला, गाड़ी और ऑटो पैरेलल जा रहे हैं। हाँ, हमारा अपने पेपर पे रास्ते सीन जाते खत्म हैं, हो गया था कि वो आएगा लड़का, रिपीटर बैच का फॉर्म लेगा, ऑटो में बैठेगा और ऑटो जाएगा और हम ऑटो को देखेंगे। क्योंकि सीजन 1 में ऑटो से आया था, तो हमने ऑटो पे खरीद, लेकिन वो जीतू की भी कार निकलेगी और पैरेलल है और बिना मेलोड्रामा के उनके रिएक्शन, और वो कोटा से एग्जिट मारने वाला राउंड लेता है और वो सर्कल से कोटा में ही जाता है वापस। ये क्योंकि ना बहुत अच्छी प्रतीश एंडिंग का है, वो दोनों की ना जर्नी दिखाया है। ये प्रतीश ने कहा है यार, ये पेपर पे लिखा है। अच्छा एडिशन है। एक ये हम इम्प्रेस में यार, ये क्या भाई, थोड़े वो भी आया कि हमने क्यों नहीं सोचा थे। डायरेक्टर के लिए तालियां हो जाएंगी। बट डायरेक्टर के लिए तालियां। बहुत बढ़िया। और अच्छा और था। वो विजुअल भी इतना प्यारा था, मैं भी यही सोच रहा था कि यार टॉप एंगल में उसने शूट किया है और वो रिक्शा एक डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज हिज प्लेस कोटा, और जीतू भैया तो दिल्ली जा रहे हैं, मिनिस्ट्री का हो गया। ये पेपर पे नहीं था भाई, ये पेपर में नहीं था। एक बहुत वो अच्छा है। जैसे मीना को जब वो जीतू समझाता है, मेरा बहुत फेवरेट सीन है वो, पैसे के बारे में समझा रहा है। तो उसमें जीतू भैया समझा रहे हैं मीना को, और मीना को पहले ये सब था, लाइंस थी, सब कुछ था, लेकिन वो मीना को चेयर पे बिठा देते हैं, अपनी चेयर पे, और मीना बार बार उठता है एंड वो रिप्रेजेंटेशन है ना कि तू जीतू बनने की कोशिश कर रहा है ना, बैठ 2 मिनट, देखिए तू कितना अनकंफर्टेबल है। तो वो वैल्यू ऐड अच्छा है। ये भी पेपर पे नहीं था, ये वहां पे उन्होंने ऐड किया कि बैठा देना, उठेगा और फिर बैठा देंगे। ये पेपर पे नहीं था। वो कितनी बारीक चीज है कि वो बिठा दिया, मतलब कुछ रीजन है कि बैठ देख क्या गर्मी है महसूस कर, उसके बाद और जब वो पूरा समझा लेते हैं, बहुत अच्छी पंचलाइन आती है कि उठ बैठा मेरी चेयर पे। हाँ, तो ऐसे कई चीजें थी, कई चीजें हमें लग रही थी कि नहीं हमने ऐसे सोची है, ऐसे ही होनी चाहिए, तो वो लेकिन दूसरी साइड भी चीजें हैं जो हमें लगता था कि पेपर में बेटर थी, बट अब सब अच्छा है। जैसे कि क्या थी वो चीजें? नहीं मतलब उस टाइम वो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ज्यादा नुकसान है, मतलब सब्जेक्टिव होता है। हाँ, वो तो देखो राइटर का एक अपना पीओवी होता है, उसको कभी कभी लगता है कि भैया ये सही है, और डायरेक्टर का एक अपना POV होता है। वो क्या कोटा फैक्ट्री 4 आने के चांसेस है? ये क्वेश्चन का एक ही आंसर है, नो कमेंट्स। यार ये देखो, मैं सच्ची बात ये है कि प्रोड्यूसर्स और नेटफ्लिक्स का डिसीजन है, और वो अब तक हमें नहीं कम्युनिकेट हुआ है। ओके, सो यू आर नॉट द राइट गाय टू आंसर। हाँ, Yes, हाँ, yes. हाँ। जीतू भैया के पास एज एन एक्टर ऐसी क्या चीज है जो कोटा फैक्ट्री के बाकी एक्टर्स के पास नहीं है? आईआईटी की पूरी डिग्री। रंजन के बाद आते ये हैं। डॉक्टर की डिग्री वेस्ट नहीं है, मैं बता रहा हूं।
पुनीत, जीतू भैया के पास एज एन एक्टर ऐसी चीज क्या है जो बाकी एक्टर्स के पास? एज एन एक्टर पूछ रहे हो ना, ये सब एज एन एक्टर नहीं है, एज एन इंजीनियर है। एज एन एक्टर मुझे लगता है यार वो बड़ा, मेरे को लगता है कि वो अंडर प्ले करते हुए इमोशन फील करा देता है यार, ये बहुत कम लोगों में है। मतलब वो ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देख के बड़ा करके या कोई वो नहीं करता, बहुत ऐसा। कई बार तो मैं एज राइटर देख रहा हूँ तो मेरे को लगता है कि वो इसमें तो और जूस था, जीतू जूस नहीं लिया, पर फिर लगता है नहीं यार वो अलग लेवल पे खेलता है, वो ऐसे खेलता है, वो कहीं ऐसा बहुत इमोशन नहीं ले जाएगा, सटल खेलता है, रियल खेलता है, वो अच्छा लगता है मुझे एज एन एक्टर। मुझे तो लगता है कि एज एन एक्टर जीतू भैया के पास एज कम्पेयर टू अदर एक्टर्स इन कोटा फैक्ट्री जो है वो पैसे ज्यादा है, शायद उनका पर डे भी ज्यादा है। एक और चीज बता रहा हूँ, उनके पास अच्छी लाइनें भी ज्यादा है। इस बार तो अच्छी लाइनों पे क्रेडिट लेने के लिए बंदा नहीं, बट ये सच है, मीटी रोल है इस सीजन में। जीतू भैया का इतना मीटी रोल है कि सिर्फ एज एन एक्टर बात करूँ तो बाकी एक्टर्स को थोड़ा वो भी फील हो सकता है कि अरे यार इसमें जीतू का ज्यादा है क्या। बेस्ड ऑन हिम ओनली। क्या ऐसा कोटा फैक्ट्री सीजन में कौन सा सीन था आपको लगा यार ये बेटर हो सकता था, साला ये जल्दबाजी? सारे सीन्स अब जब देखते हैं ना क्रिंज होता है कि थोड़ी और मेहनत कर लिए होते तो यार तो ये वर्ड हटा के ये वर्ड लगा दिया होता। क्यों नहीं की? क्योंकि करना रीशूट कराए नहीं तो उसमें है ना अपलोड तो हो जाता है इजीली। उस टाइम से आगे मैं दे नहीं रहा। कौन सा सीन बताओ, एक सीन बता दो मुझे। जो मेरा फेवरेट सीन है ना, जो जीतू जाता है वैभव के पास रिजल्ट के बाद, मुझे लगता है और भी बेटर हो सकता था राइटिंग लेवल पे। तो मुझे लगता था यार ये सीन इतना इम्पैक्टफुल है, और थोड़ी मेहनत करते हैं ना तो और एक नॉच और ऊपर लेके वो सीन लिखा किसने था? टू बी वेरी, मतलब चारों में वो सीन लिखने कौन बैठा था? प्रवीण कह रहा है कि मेरा फेवरेट सीन जो है ना पूरे शो का, जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, वो अभी और अच्छा हो सकता था। तो मतलब पूरा शो ही अच्छा हो सकता था यार। तुम बताओ तुम्हारा ऐसा कौन सा सीन है जो तुमको लगता है कि यार बेटर हो सकता था? एक सीन यार मुझे लगता है कि एपिसोड 1 में जो मिंकू के साथ सारे बच्चे वहां खड़े होके बातें कर रहे हैं ना, कि क्रिकेट खेलने चलते हैं वाला जो सीन है, मेरी आंखों को बहुत चुभता है वो सीन। मुझे लगता है कि जैसे वो सीन अभी आया, मेरे को लगता है कि उसमें और डेप्थ और लेयर्स आ सकती थी, इनोसेंस की भी लेयर्स और आ सकती थी, जो अब मिसिंग लगती है मेरे को। और भी है अभी एकदम टॉप पे ही आ रहा है। मैं भी जब वो सीजन 3 देख रहा था, मुझे वो सीन भी ना एज गुड एज फिलर ही लगा। हाँ, मेरे को वो सीन वीक लगता है। मेरे को लगता है कि वो नहीं सीन, बोलूंगा मैं क्योंकि नहीं, मेरे को लगता है वो सीन वीक है। आई विल रिस्पेक्ट दैट। मुझे लगता है शायद वो पेपर पे भी वीक है, इसीलिए ट्रांसलेट भी वीक ही हुआ है। मैं राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, उसमें मुझे लगता है कि यार वी कुड हैव डन मच बेटर। मेरे को सबसे वीक सीन लगता है वो। बट ऑडियंस के लिए वो बहुत अच्छा सीन था मेरे हिसाब से, क्योंकि एज वी आर ए क्रिएटिव पीपल ना, तो हमको लगता है यार और अच्छा हो सकता है, और अच्छा हो सकता है, और अच्छा। मनीष आप बताओ आपका कौन सा सीन था? मैं फ्रैंकली कोई रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूँ। मैं एक्चुअली बार बार देखता नहीं हूँ, एक बार हो गया। मुझे लगता है कि अब मैं ये नहीं कहूँगा बेस्ट दिया है, पर ठीक है, अभी मैं कुछ रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ ऐसे। ये जो मयूर AKA वैभव, इसको जो मोनोलॉग दिया था यहाँ पर, प्लान तो इज दैट इंस्पायर फ्रॉम पंचनामा? यार देखो, मोनोलॉग करना ना, या ना, होगा, बोलना। नहीं सुनो, नहीं ना, मैं बताता हूँ कि लिखना था ये क्लियर है, और वो एपिसोड 4 क्रैक हो गया था, सब हो गया था, बीट्स हो गई थी, तो फिर जब लिख के लाने के ना डायलॉग वो मोनोलॉग लिखा इस भाई ने है, और इसने मेरे को, और हमारा तब ये हम प्यार का पंचनामा को डिस्कस किया है हमने, ये वो तो नहीं लग जाएगा। वेरी ऑनेस्ट, आई स्वेयर हम डिस्कस करा है ये, ऐसा उसको इग्नोर नहीं कर सकते ना यार। और हमारा इंटेंशन था कि यार उससे अलग करने की कोशिश करेंगे। सीजन 1 में भी था। तुमने डायलॉग बोल के सुनाओ बस। मुझे नहीं आता है। नहीं बोलना पड़ेगा, थोड़ा कुछ तो बोलना पड़ेगा। नरेशन वो कह रहा है कि भाई अगर तुम इंडिया की टीम में भी सेंचुरी मार दोगे ना, तो भी बोलेंगे नहीं साला गली क्रिकेट में 75 मरना मारो, ये कैसा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है बे इनका, के पढ़े जड़मती हो सुजान यार, आंखें सूज गई है मेरी। देख ली मैंने डेट शीट, अब क्या करूं उस डेट शीट को देखकर? हमें परेशान करने के लिए तो बनाई है ना जेई वालों ने डेट शीट, तो हो जाएंगे परेशान। पहले कहते 11 लाख स्टूडेंट्स के साथ जेई का एग्जाम दो और टॉप 1% में आओ। चलो ठीक है, मान लिया। फिर कहते नहीं, इससे भी एडमिशन नहीं होगा, उसके साथ बोर्ड्स में भी 75% लाने होंगे। ये कैसा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है बे इनका? अरे जब इतना बड़ा जेई का एग्जाम ले रहे हो तो क्यों चाहिए तुम्हें फिर बोर्ड्स में 75%? मीना, इनके आगे कोई लॉर्ड्स में भी सेंचुरी मारेगा ना, तो उससे भी कहेंगे नहीं, पहले गली क्रिकेट में भी 75 रन मार के दिखाओ। हद होती है यार। कहेंगे कि इस साल का पेपर IIT बॉम्बे बना रहा है। जिसका मैथ्स का सवाल टीचर तक सॉल्व नहीं कर पाते, अरे जब टीचर से नहीं होता तो मैं कैसे करूंगा यार? एंड सो ऑन। बुरा क्यों नहीं पड़े तुम? वाह मेरे शेर, वाह। मुझे एक बात बताइए, जैसे कोटा फैक्ट्री है या पंचायत है
ये सारी जो सीरीज है इट्स ट्रेंडिंग नाउ, क्योंकि इंटीरियर ऑफ इंडिया की स्टोरी है जो एक आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से बोला। क्या अगर ये स्टोरी फिल्म के बेस में होती तो ये क्या उतनी हिट होती? इकोनॉमिक्स अलग है। आप एक टिकट लेके वो फिल्म देखने जाते हो, आप 250 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये खर्चा करते हो, फिर वो फिल्म देखते हो। OTT में ऐसा नहीं है, आपने महीने की या साल की एक फीस भर दी है, तो उस पर जो कंटेंट आ रहा है उस इंडिविजुअल कंटेंट के लिए आप पैसे नहीं दे रहे हो। स्टार पावर उसे कहते हैं कि आपको देखने के लिए एक बंदा 500 रुपये खर्च करके आएगा कि नहीं आएगा। तो जब ये क्वेश्चन आता है तो मुझे लगता है वहाँ एक फेस चाहिए होता है, एक स्टार चाहिए होता है। तो जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं हम ये डिस्कस करते हैं, और मुझे लगता है कि कोई क्लियर कट आंसर नहीं है उसका, क्योंकि हम अज्यूम ही कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। बट मुझे लगता है कि थिएटर में ऑडियंस को ले जाने के लिए प्राइमरली मुझे लगता है एक फेस चाहिए होता है। एक बिना फेस के किसी फिल्म का चल पाना रेयरिटी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होगा। अगर OTT फिल्म हो तो OTT फिल्म तो लाइक दिस ना ओनली कि OTT जैसे तो कोटा फैक्ट्री भी OTT पे है। थिएटर की नहीं, OTT, हाँ, अगर OTT पे ही कोटा फैक्ट्री या पंचायत की फिल्म बन के आती है तो क्या होता? तो वही रिएक्शन होगा जो पंचायत और कोटा फैक्ट्री का। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। मेरे को But ऐसा मुझे लगता ऐसा है लगता है कि ग्रामर ही जो है ना स्टोरी टेलिंग की, शो और मूवी में बहुत अलग है। शोज में आप मैं ये गिवन समझ रहा हूँ कि जब हम फिल्म की बात कर रहे हैं कि तो हम ये मान के चल रहे हैं कि उस फिल्म को फिल्म के ग्रामर में बनाया गया होगा, उस स्टोरी को। हाँ, तो फिर नहीं पता कि रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि वो चेंज हो जाएगी कहानी। क्योंकि उसमें फिर आप कहानी एक ही कैरेक्टर की मैक्स 2 लोगों की बोल पाओगे। हमने इतने लोगों की कहानी बोली है, अब इसमें मीना से भी प्यार हो जाता है बहुत लोगों को, वैभव वर्तिका का प्यार मिल जाता है, जीतू से प्यार मिल जाता है, पूजा दीदी का भी मिल रहा है। फिल्म में ये बहुत छोटा करना पड़ेगा, देन आई डोंट नो मैं श्योर क्या होगा, क्या होगा। हाँ, तुम लोगों के भी दिमाग में ऐसा आया कि यार ट्रेंड के हिसाब से ही जाना है या अपना कुछ अलग करना है एज ए राइटर? यार naturally आता है इन वो। सब चीजों से अलूफ है हम, बैठते हैं और कहानी की तरफ ट्रू रहते हैं, ये सोचते नहीं इतना। क्योंकि अलग जैसा कुछ होता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल है ना, मुझे बहुत बार फीडबैक आता है यार नहीं ये स्टोरी में ना कुछ अलग चाहिए। अच्छा, फिर अलग चाहिए तो आपको बताना पड़ेगा क्या अलग चाहिए, या क्या नहीं चाहिए तो आपको बताना पड़ेगा क्या नहीं चाहिए। वो किस्सा किसका था? नहीं यार ये फिल्म कभी टीवी पे नहीं देखी। वो जावेद साहब का किस्सा है, तो सबको सुनाते हैं। ये बहुत अच्छा किस्सा है। बोलते हैं कि कहीं असिस्टेंट डायरेक्टर थे जावेद साहब, तो प्रोड्यूसर से अच्छी पहचान हो गई। तो जब फिल्म खत्म हुई तो बोले कि यार एक स्टोरी लिखी है, सुना देते हैं, अच्छा रिलेशनशिप हो गया है। तो गए जावेद साहब, तो शायद 20-21 साल के थे, तो प्रोड्यूसर को सुनाई। तो प्रोड्यूसर ने सुनी वो कहानी। तो जावेद साहब बहुत अच्छे से नरेट करते हैं, बहुत अच्छे से सुना। प्रोड्यूसर बहुत अच्छा आदमी था, सुना, और वो सबको डार्लिंग कहता था। तो सुन के मुझे कहा कि डार्लिंग तुम्हारी कहानी तो बहुत अच्छी है, लेकिन अभी तक किसी फिल्म में आई नहीं है। तो ये रीमेक का दूसरा वर्जन है कि फिल्म में ऐसी कहानी आ गई तो बना देंगे। हाँ, हॉलीवुड में एक हमारी मैथमेटिशियंस पे उन लोगों ने फिल्म बनाई थी, रामानुज पे, राइट? अच्छा, वो लोगों ने बनाई, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा। वो शुरुआत शायद PVF ने की। आई थिंक आप जो बोले ना अलग क्या है, तो अलग ये है कि आपको जो नेचुरली आ रहा है ना, भले ही उस तरह की 10 फिल्में बन रही है, लेकिन अगर वो कहानी आपको नेचुरली आ रही है ना, आपको कहना चाहिए। हाँ, आपके तरीके से आप अलग कन्विक्शन आपका कितना स्ट्रांग है उस पे। आप कुछ अलग कह दोगे उसमें। तू कहना चाहता है, प्रोड्यूसर कहने देगा तू ना। बट हमारे यहाँ कहने दे रहे देखो, कहीं ना कहीं तो उसकी शादी हो ही जाएगी। कोटा फैक्ट्री के फाइनल ड्राफ्ट कौन सा था? तो 4th एपिसोड हमने कई महीने लिख के हम पहले बीट्स लिखते हैं थोड़ा सा कि ये मोटा मोटा ये सब होगा, ये मुद्दे हम कहना चाहते हैं, ये सब हमने कर लिया। फिर आपस में सुना, फिर आपस में हमने एक एपिसोड लिखा गया और फिर आपस में हमने सुनाया एक। तो हमें पहली नरेशन में समझ में आ रहा था कि हाँ सही है। तो इन्होंने कहा कि यार थोड़ा ये, उस वक्त क्या था, वो पूरा एपिसोड हॉस्पिटल के अंदर था। तो इन्होंने कहा अरे यार ये थोड़ा अलग नहीं जा रहे हम, हॉस्पिटल अलग। लेकिन तब हमारा मूड था कि हम लोग ना ब्रेकिंग बैड में एक मक्खी एपिसोड है, वो उसमें सिर्फ पूरे एपिसोड में मक्खी पकड़ रहे हैं। तो हमने कहा यार वैसा कुछ करेंगे, मक्खी एपिसोड नाम रख मक्खी दिया, एपिसोड नाम रख दिया, एनोमली एपिसोड। क्या नॉर्मली एपिसोड है। हाँ, अलग है तो क्या हुआ, वैसा करेंगे। अब वो करते गए हम लोग। फिर सेकंड ड्राफ्ट का एक बार नरेशन आया। सेकंड नहीं था, शूट से पहले, शूट पे जाने से लगभग 20-25 दिन पहले ऑलमोस्ट फाइनल ड्राफ्ट का नरेशन। हाँ, क्योंकि वो लास्ट में गए, लास्ट में था। हाँ, उस ड्राफ्ट में हम लोग बैठे हैं, ये नहीं थे उस दिन, नरेट कर रहा हूँ मैं, और बोलते बोलते मुझे रियलाइज हो रहा है कि ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है, ये कुछ खटक रहा है इसमें। आई कांट पॉइंट इट, ठीक है। और जो सब बैठे हैं वो लोग भी, खत्म हुआ पूरा, रूम में शांति। और इससे पहले कि कोई और बोलता, नहीं बोलने लगे, वो फीडबैक देने लगे। और पुनीत ने बोला गाइस इस पे फीडबैक नहीं दीजिए अभी, ये ये वाला पूरा एपिसोड हम लोग नहीं कर रहे हैं। इसी को
एक्सट्रीम रूडनेस में भी कन्वर्ट करता, इतना पोलाइट नहीं था। मैंने कहा फीडबैक तो देने की जरूरत नहीं है गाइस, नहीं सुनना मुझे किसी का। मेरे को मूड खराब हो गया मेरे अंदर से। मैं कहा यार इस एपिसोड पे मेरा नाम नहीं जा सकता, ये पूरा डिस्कार्ड होगा, मेरे को सुनना ही नहीं है फीडबैक। एक्चुअली मैंने उन दिन कुछ लोगों को ऑफेंड भी कर दिया और यही मैं इतना वो हो गया कि, और फिर वो रात गई, ये भी मैं छुट्टा, दिमाग फट गया कि यार फक, शूट पे जाना है, एपिसोड कमिटमेंट हो गई है डेट्स की ब्रो, और ये एपिसोड नहीं हो सकता मनीष, ये नहीं डाल सकते यार। ये बाहर कुछ खड़े हो थे, गया। मैं भी गया कि ये आया कि हाँ यार कि हाँ करना यार है। अपने को लग तो रहा था, पर आई थिंक सही कह रहे हो, कुछ हम बाहर चले गए हैं ज्यादा। और प्रवीण ने तो पहले भी कहा था बाहर चले गए, तब हम दोनों कह रहे थे नहीं अच्छा लग रहा है, अच्छा शुरू लग से रहा है। सोचा हुआ ना मक्खी एपिसोड शुरू से सोचा हुआ है, डाउट नहीं करते। वो फिर हुआ यार नहीं वर्क करेगा ये। फिर तो मतलब उस दिन ऐसा था कि अब कैसे होगा, क्या होगा। इतने महीनों की मेहनत गई पानी में। 20 दिन के अंदर अंदर एपिसोड 4 क्रैक किया नया। अच्छा फिर नहीं 10 दिन 10 दिन के ओ, अंदर 10 दिन के अंदर पूरा नया फिर एपिसोड उस दिन हमें समझ में आया कि पार्किंसन लॉ वर्क करता है। हाँ एग्जैक्टली। फिर 10 दिन में बैठे, उस दिन सब सारे ऑफिस उस दिन तो ऐसा जितने आईटीएन से सबको बुला के रूम में 3 घंटा मैं कहा बैठो सालो यहाँ पे, ये कोड रेड कि बैठो यहाँ पे, क्या था ये है 3 वो बजे है। आए, रात के 9 बजे तक हम वही कर रहे थे कि किसके क्या प्रॉब्लम्स बताओ, सब कुछ मिला के क्रैक करके फिर एक एपिसोड का थोड़ा देखने लग गया, फिर वापस लगे और फिर किया। और तसल्ली हुई कि एंड हेड्स ऑफ टू हिम, मैं शायद ये कॉल नहीं ले पाता, मुझे खटक रहा था कुछ, लेकिन खुद को नहीं पता रहता कि गलती कहाँ हो रही है। मतलब वो गट्सी कॉल था लास्ट में ये बहुत कॉल लेना भी बहुत गट्सी है ना पूरा का कि पूरा एपिसोड ये करना। हाँ, he took कचरे the- में। 10 दिन पहले Yes, he took the call कि नहीं 10 दिन हम लेंगे, तू लिख, करते हैं इसको, वापस करेंगे, कुछ हो जाएगा। And That's the conviction that is Kota Factory is yes, number one. अपना ब्लफ कॉल आउट करना बहुत मुश्किल है। वो उसको लेके प्राइड भी है ना थोड़ा सा कि यार ये आज कॉल 4th एपिसोड देखो, जनरली मुझे लोग लगता ये है कॉल कि- लेते नहीं। आज 4th एपिसोड देख के ना वो सीन देख के फिर आंसू निकल आते कि अरे यार ये एज ए सोलो राइटर किसी प्लेटफॉर्म के पास जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा एंटरटेन नहीं करते बिकॉज दे नीड अ बैकग्राउंड फॉर प्रोडक्शन और एनीथिंग टू अलाइन विद दैट। मैं अगर अभी एक शो पिच करने जाऊंगा मेरे को नहीं सुनेंगे क्या, आई डाउट ऐसा है अभी, ओके क्योंकि मेरे को ये लगता है यार कि अच्छी कहानी सबको चाहिए, और अगर आपने एक बार प्रूव किया होता है ना तो आपको कंटेंट ले लेंगे बात नहीं है, आपको मीटिंग मिल जाएगी कि आके यार सुना दो, आपने कोटा लिख दिया है, अच्छा लिखा है तो वो नहीं अभी आप ट्रेंडिंग में हो। मैं बोल रहा हूँ कोटा को जाने के 1 साल बाद, मैं एनी राइटर की बात कर रहा हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट यू गाइस आल्सो, कि कोई भी राइटर आज दे आर नॉट वेरी इजीली एक्सेसिबल टू एनी प्लेटफॉर्म। वो रूट अलग है, रूट अलग है। प्लेटफॉर्म्स तो प्रोडक्शन हाउस नहीं है, वो बनाते नहीं है, दे हायर एक्सेल, दे हायर टीवीएफ कि कोई बनाएगा, तो राइटर के लिए डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे जाना इतना सेंस भी नहीं बनाता, वो जाएगा वाया तो दिस। एंटरटेन करते हैं राइटर। बट अच्छी स्टोरीज की भूख सबको है, एटलीस्ट जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं उनको है, उनके अपने अपने चैनल्स है, अपने तरीके से वो उसको क्यूरेट कर रहे हैं, बट ऐसे नहीं है कि वो उन्होंने कान और आंखें बंद कर रखी हैं और उन्हें नहीं सुनना है। प्रवीण के पास 3 फिल्में हैं, अभी ये तुम्हें बोले है, तुम नहीं दोगे इसको टाइम। द रियलिटी इज कि आपके पास कितनी भी फिल्में हो, लेकिन लोग आप है ना एज ए प्रोड्यूसर आप किसी से मिलते हो तो वो आपको बहुत एंटरटेन नहीं करेंगे अनटिल एंडलेस आप कुछ हो या आप किसी को जानते हो। क्यों? ये तो सच है शायद। सच है, क्योंकि ना अगर वो सबसे मिलना शुरू कर देंगे ना तो यहाँ मतलब अंधेरी में तो हर कोई राइटर है, अंधेरी में हर कोई एक्टर है, तो कितने लोगों से मिलेंगे। सच तो है उनको भी फिल्टर करना पड़ता है ना, कि मेरा एक फ्रेंड है जो सुनता है स्टोरीज जो प्रोडक्शन हाउस में सबमिट होती है, सुनता पढ़ता है और उसके बाद फीडबैक देता है, उसका काम ही यही है। वो बोलता है भाई 100 पढ़ता हूँ ना तो आधी अच्छी लगती है मुझे, तो इतना इस लेवल का फ्रस्ट्रेशन है, उनको भी फिल्टर आउट करना पड़ता है। हर कोई तो राइटर है, हर कोई तो एक्टर है। कोटा फैक्ट्री को ये अब्यूजिव वर्ड या गालियों से दूर क्यों रखा गया, ये क्या क्या जरूरत है? शिवांगी बोलती है चुतियापे वाले काम मत कर, चुतियापे वाले काम मत करो, जितना जहाँ जरूरत होती है करते हैं, बट अदरवाइज क्लीशे से दूर रखा है। क्लीशे नहीं, मतलब गाली देने के लिए गाली नहीं देना। हाँ गाली देंगे तो Elevate हो जाएगा, ये सब डायलॉग नहीं है। बेटर लगेगा, वो नहीं, गाली से डायलॉग बेटर नहीं है। पीकू है, मसान है, ये फिल्में जो है ये अंडररेटेड क्यों रही आज तक? मुझे नहीं लगता अंडररेटेड है। ठीक है, बॉक्स ऑफिस सबका टेस्ट सेम नहीं होता, आई थिंक। वही यार फेस विकी कौशल मसान जब कर रहा था थिएटर में जाके नहीं देखते ना, जनता देती नहीं ना, थोड़ा है शायद ये एंगल है, नहीं है मतलब मैं गलत हो सकता हूँ, बट बाय एंड लार्ज मुझे लगता है कि वो ना कुछ लार्जर देन लाइफ देखने जाते हैं, और जब ये स्लाइस ऑफ लाइफ थिएटर में जब उन्हें देखना होता है ना, तब आई थिंक वो वाला जो फॉर्मूला है ना, ऋषिकेश मुखर्जी के अलावा किसी ने क्रैक नहीं किया अभी तक, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं बता रहा हूँ इसका जवाब, जो सवाल आपने पूछा ना, हम बहुत ही छोटे अभी बच्चे हैं, जो दिग्गज हैं उन्हें भी नहीं पता, अगर उन्हें पता होता ना तो अगली बार करेक्ट कर लिया होता। मुझे एक बात बताइए कि टीवी और ओटीटी ये 2 मीडियम को आप कितना अलग एक दूसरे से देखते हैं?
तो क्वालिटी ऑफ राइटिंग भी आप लेयर्स में देख रहे हो और आपको डिटेल में जाना है तो सो क्वालिटी ऑफ राइटिंग मींस टीवी में क्वालिटी ऑफ नहीं, राइटिंग मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको लेयर्स अगर जितनी परतें आपको बनानी है उसके लिए टाइम लगेगा। ये टीवी राइटर्स की मेरी नजर में इज्जत इतनी ऊपर बढ़ गई है ना के भाई, वो लोग वो कर रहे हैं जो मुझे लगता नहीं हमारी औकात है करने की। एक दिन में 2-2 एपिसोड लिख देना, कोई 12-12 हम एक दिन में 2 थॉट क्रैक करते हैं, लगता है कि अरे भाई कितना काम हो गया। मैं हैट्स ऑफ, अलग स्किल सेट की जरूरत है, बट नहीं कर सकते ये बहुत गलत बात है। मैं नहीं समझता कि वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आई थिंक दोनों काम कर सकते हैं, करने पे आएगा तो कर सकते बट डिमांड्स अलग हैं दोनों ही। मुझे एक और चीज बताऊं, उल्टा और लगता है, टीवी राइटर ओटीटी शो लिख देगा क्योंकि उसको टाइम ज्यादा मिलेगा। ओटीटी मेरे को तुम बोल दोगे ना कि यार हर 2 दिन में एक एपिसोड देना है, मेरे हाथ खड़े हैं भाई, मेरे से नहीं हो पाएगा। तुमने ना मुझे आई स्वेयर, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे से ये नहीं होगा एक्चुअल में। मेरे को लगता है टीवी राइटर को बोल दोगे ना कि ओटीटी शो लिखना है कि 8 महीने तेरे पास सिर्फ 6 एपिसोड लिखने हैं, 8 एपिसोड लिखने हैं, अरे उसका कॉन्फिडेंस हो जाएगा। मेरे को तो बोलेगा कि यार जो आदमी 2 महीने में एक एपिसोड लिखता है उसको बोले आज 1 दिन में एक एपिसोड लिखना है या 2 दिन में लिखना है। तो ये आए ना मुझे फोन, मेरे को फोन आया कि टीवी प्लस कॉन्सेप्ट आ गया ना कि 50 एपिसोड 100 एपिसोड सीरीज, अभी आ रहा है। हाँ, वो मेरे को बोलेगा यार हर हफ्ते एक एपिसोड। मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हो, मैं हफ्ते में तो एक थॉट क्रैक करता हूँ। तो मेरे को नहीं लगता, मैं स्पेसिफिकली अपने पॉइंट से बोल सकता हूँ, मेरे से टीवी राइटिंग अगर बोल दोगे तो मेरे पसीने छूट जाएंगे। दे माइट स्टिल के हाँ यार टाइम भी तो मिल रहा है। यू वोंट बिलीव के ना, मुझे ना जैसे अपना ग्रेजुएशन का रिजल्ट होता है ना, एवरी थर्सडे वो फीलिंग आती थी अगर टीआरपी हिली तो जिंदगी हिली, क्योंकि 200 लोगों की नौकरी है, प्लस राइटर है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, हम सबके घर उस पे चल रहे हैं। और एवरी वीक आपके सर पे तलवार होती थी कि कोई ट्रैक नहीं चला तो आगे के भी तो एक हफ्ते आपके शूट होके रखे हुए हैं, आप उसको कैसे हिलाओगे? सही बात। और जैसी नंबर्स का गेम होता है, टीवी इज ऑलवेज नंबर्स गेम, और कोई आपको उसको लॉन्ग रन में नहीं ले जाना है। तो वही ना, ये कॉन्टेक्स्ट और ये प्रेशर आपने झेला है तो शायद आप बेटर बता पाएंगे। हम लोग इमेजिन करके आपके प्रेशर तो क्या आप लोग इन फ्यूचर टीवी लिखना चाहोगे? मैं चाहूंगा यार, तुमने अभी मेरे को फीस बताई ना ऑफ द कैमरा, बहुत कमा रहे हैं ये, बहुत कमा रहे हैं भाई टीवी वाले लोग। टीवी इज राशन एंड फिल्म एंड ओटीटी इज पैशन। मैं हमेशा, ये मेरा डायलॉग है। ये एक शहर का राशन रख रखे हैं। तो मनीष मुझे बताओ, खेवड़ खाते खाते तुम टीवी लिखना चाहोगे? हाँ, मजा आना चाहिए। आई थिंक वही। डॉक्टर साहब आप बताओ। यस, इस अलग चैलेंज है, मजा आएगा क्यों नहीं। मीडियम ही अलग है ना पूरा। हाँ, लिखेंगे ब्रो, मतलब मैं चाहूंगा लिखना, और इट्स शुड बी फन आई गेस। टफ होगा बहुत, चैलेंज करना अच्छा है। कोई भी कंटेंट, कोई भी सॉफ्टवेयर का बेस स्क्रिप्ट होता है, ओके? आज भी राइटर्स को उतना सीरियसली नहीं लिया जाता है इन टर्म ऑफ पेमेंट, पॉपुलैरिटी, एनीथिंग। व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? एक्चुअली कई लोगों को पता नहीं रहता कि स्क्रिप्ट की वैल्यू क्या है। जब डायरेक्टर फिर भी समझ सकता है, एक्टर्स को भी लगता है कि अच्छा डायरेक्टर ने करवाया है ये सब कुछ, पर कई लोगों को, लोग पढ़ते नहीं एक्चुअली। लोग पढ़ेंगे तब उनको वैल्यू समझ में आएगी, तब उनको लगेगा कि रिटन वर्ड में भी ये सब कुछ है। ठीक है, सेट पे भी आप जाएंगे तो शायद ही कुछ डायरेक्शन टीम शायद एक बार पढ़ लेगी, बाकी कई लोग पढ़ के भी नहीं आ रहे हैं। तो पढ़ने की अगर सोचेंगे तब उनको थोड़ा वैल्यू समझ में आएगा। एक तो रीज़न ये लगता है, और दूसरा वही लगता है कि क्योंकि ये टॉप डाउन है, ऑडियंस से मिलता है एक्टर्स को, एक्टर्स से इम्पोर्टेंस मिलता है डायरेक्टर्स को। अब उससे अगर आगे जाएगा राइटर्स के पास तो पब्लिक को भी दिखेगा, तब ये बनेगा माहौल। वो प्रोड्यूसर पे जाके एंड हो जाता है कि बैनर किसका है, क्या है। हाँ, तो वो माहौल तब बनेगा जब वो टॉप डाउन आएगा, ट्रिकल होके आएगा यहाँ तक। एक्टर्स को तो आपने लाइन बोली किसी ने, एक्टर्स को तो अभी तारीफ मिली, अभी सब कुछ मिल गया, राइट? इंस्टेंट एक्टर के नाम पे आगे काम चलेगा, तो जिसके नाम पे चलता है उसको ज़्यादा पैसा मिलता है। तो हम लोगों की इंडस्ट्री में एक्टर और डायरेक्टर के नाम पे चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। जिस दिन राइटर के नाम पे पूरा चलता है, जैसे कुछ राइटर्स का चलता है ऐसा, तो वो अच्छा है, उनका नाम होता है, उनको मिलता है पैसा। व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? मुझे लगता है रीजन है, फैक्ट है कि नहीं मिलता है, बट उसके ऑब्वियस रीजंस हैं कि राइटर लिख देते हैं, फिर डायरेक्टर उसको ले जाके एक्टर्स के साथ बनाता है उसे, तो उस प्रोसेस में वो इन्वॉल्व दिखता है डायरेक्टर, तो उसकी एक वेटेज होती है, इंटरेक्शन होता है एक्टर्स के साथ, जो फेस होते हैं आपके फिल्म के या आपके शो के, तो इस वजह से डायरेक्टर को भी वो एडवांटेज मिल जाता है। और जब वो प्रोडक्ट बाहर आता है तो एक्टर तो सामने दिख रहे होते हैं, इसलिए उन्हें सबसे ज़्यादा मिलता है। तो इसमें पीछे छूट जाता है राइटर, क्योंकि उसने अकेले बैठ के कहीं किसी कमरे में लिखा है वो, और उसके बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होती है, जो एक्टिव प्रोसेस है फिल्म मेकिंग की, उसमें इन्वॉल्व नहीं होता वो।
यूजुअली, तो इसलिए उसका रिकग्निशन उतना मिलता नहीं है। और दूसरी चीज़, लोगों को पता नहीं है कि एक्चुअल राइटिंग क्या होती है। राइटिंग को डायलॉग से एसोसिएट करता रहता है, उन्हें पता होता है ये डायलॉग है ना, ये राइटर ने लिखा। उन्हें ये नहीं पता होता कि इस सीन के ये जो कमरे का सीन है, इसके पीछे जो पेंटिंग लगी है ना, वो भी स्क्रीन प्ले में राइटर ने सोच के रखी है कि किस तरह की पेंटिंग होगी, इस कमरे की सजावट कैसी होगी, ये एक्टर कहाँ से घुसेगा। तो ये सब भी राइटिंग का पार्ट है। ये लोगों को पता नहीं है कि हर एक चीज़ जो हम देख रहे हैं स्क्रीन पे मोस्टली 80% 90% राइटर ने लिखी है। तो ये अवेयरनेस नहीं है, इस वजह से राइटर को थोड़ा कम रिकग्निशन है। बट धीरे धीरे जैसे अवेयरनेस आ रही है, राइटर्स को भी मिल रहा है। अभी ये कोटा फैक्ट्री 3 रिलीज हुआ है, अब किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, लोग हमें ढूंढ के, मतलब हमें लोगों को तो पता नहीं हम कौन है, बट ढूंढ के हमें पर्सनली मैसेज कर रहे हैं कि ये चीज़ अच्छी लगी। मतलब सारी सीरीज़ में से वो 10 सेकंड की बात जो उन्हें हिट की है वो बता रहे हैं कि हाँ ये अच्छी लगी। मुझे तो एक ऐसा मैसेज आया कि मेरे दोस्त को किसी ने कहा कि मुझे पता चला है कि कोटा फैक्ट्री 3 का राइटर जो आपका फ्रेंड है, उनको ये बात पहुँचा देना कि मेरे बच्चे को ये वाली बात अच्छी लगी है, प्लीज़ पहुँचा देना। तो उसने मुझे तक वो बात पहुँचाई, तो राइटर को मिलने लगा वो रिकग्निशन। अभी बहुत आगे जाना है, बट ठीक है, मिलना शुरू हुआ है, ये अच्छी बात है। बहुत डिप्लोमेटिक आंसर है, मुझे तुमसे चाहिए आंसर कि क्या क्लियर रीजन है। कल्चर है ना, कल्चर वो टॉप डाउन होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी इंडस्ट्री का कल्चर टॉप डाउन होता है। फिल्म फेयर जो है आज भी राइटिंग को टेक्निकल अवार्ड्स में रखता है। हाँ, क्या बात है। जब हम इंडस्ट्री के अपने ही लोग इज्जत नहीं देंगे राइटर को, और मैंने एक चीज़ और नोट की है, कैमरा ऑन होते ही बोल देंगे रे राइटर है, बट नहीं। और ये सच है यार, मैंने फेस किया है, और ये मेरे को नहीं लगता कि कुछ मिलता राइटर्स को उनका ड्यू। और अनफेयर है यार, मैं ऐसे किस्से सुने हैं कि राइटर्स का नाम तक भूल जाते हैं। पहले तो स्लेट्स में राइटर के नाम तक नहीं होते थे, OTT के ट्रेलर आ रहा है, लास्ट स्लेट में राइटर का नाम ही नहीं है। ट्रू। तो यार ये कल्चर टॉप डाउन है भाई। जब तक हमारे अपने लोग हमें रिस्पेक्ट नहीं देंगे, जब तक हमारे अपने बंदे एक्नॉलेज नहीं बोलेगा, जब किसी एक्टर को बोलता है, मैं बोल रहा हूँ पिक्चर्स का सबसे ज़्यादा फेमस डायलॉग है ना, तू बियर है बहनचोद, भाई वो बिस्व नहीं लिखता ना अगर, तो नहीं होता, वो नहीं होता। ठीक है, तो ये एक्नॉलेजमेंट उस एक्टर को भी बोलना पड़ेगा ना यार, भाई गाइज ही इज द गाय। आई डोंट नो, देयर इज दिस टेंडेंसी ऑफ नॉट सेइंग थिंग्स की, मतलब मेरे को लगता है कि राइटर को अंडरमाइन कर देना भी आसान है। वल्नरेबल हैं वो लोग बहुत ज़्यादा इजीली, क्योंकि इमोशनल है, कहानी लिखते हैं अकेले, और वो बेचारे ना शाय हैं यार राइटर्स। बहुत कम राइटर्स हैं जो आउट देयर आउटस्पोकन है। मुझे लगता है क्योंकि मैं एक्टिंग शुरू से करता आ रहा हूँ, तो मेरे को ना, मैं बड़ा चढ़ जाने वाला थोड़ा सा था, बट राइटर होते शाय, चुप रहने वाले, कोई नहीं भी पूछेगा तो वो बैठे हैं, नहीं, अरे आप चाहिए ना, ये वाला एटीट्यूड है। और हमारी इंडस्ट्री में तो मुझे लगता है जो ऐसा है उसको और ही पकड़ते कि आ जा भाई, तो जेब में ही आ जा। मेरे को लगता है ये कल्चर टॉप डाउन है, और जब तक हमारा जो टॉप के जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो राइटर्स को ड्यू रिस्पेक्ट, ड्यू क्रेडिट, ड्यू नहीं देंगे, नीचे तक कभी नहीं पहुंचेगा। प्रमोशंस में राइटर कभी नहीं जाता है इंटरव्यू देने, एक्टर जाता है, डायरेक्टर जाता है। ट्रू। पोस्टर में राइटर का नाम नहीं होता, आप कुछ भी देख लो, होर्डिंग, अनलेस वो राइटर डायरेक्टर होगा तो। हाँ, कितना होर्डिंग पोस्टर कुछ देख लो, राइटर का नाम नहीं होता। बड़ी मुश्किल तो स्लेट में नाम आना शुरू हुआ है जो ट्रेलर के बाद है। मैं ये बोलूंगा यार, शायद चीजें चेंज हो रही हैं, क्योंकि हमसे जो पुराने सीनियर होशियार राइटर्स थे उन्होंने भुगता है और उन्होंने ये आवाज़ भी उठाई है टाइम एंड टाइम अगेन। थोड़ा बदला है TVF में, मुझे लगता है एज कम्पेयर टू बाकी इंडस्ट्री मच बेटर सिचुएशन है, बट स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। ये फैक्ट है ब्रो, नहीं मिलता। तो हम लोग जाएंगे रैपिड फायर राउंड की। यार करण जौहर, अरे भाई ये बोल लाना। बोलना भी मेरे को सबसे पहले है। आप तो एक्टर हो, बोल दोगे। पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। हाँ, थैंक्स। मेरे बिना तोला राम ताला तोल के तेल में तुल गया, तुला हुआ तोला ताले के तले हुए तेल में तल गया। अरे और बार पढ़ लो। मैंने तो देखो वो टंग ट्विस्टर मोनोलॉग पढ़ लिया था। आई थिंक आई एम डन। हाँ, उससे तो फंबल भी नहीं हो पा रहा। लास्ट एक और। नहीं, मैंने मोनोलॉग पढ़ा यार। ये तो काट दोगे ना तुम। ये तोतला वाला तो इनका आना चाहिए। नहीं रखूंगा, क्यों काटूंगा। हाँ, चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। फिर से। इसका जो भी मतलब है इन्होंने लिखा है। अरे चबूतरा इज चौड़ा, चबूतरा इज व्हाट?
हाँ तो चौड़ा क्यों कर दिया? चबूतरा चबूतरा होता चाचा है। के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। और बस चाचा के चौड़े चबूतरे पे मिल गया आपको, मिल गया। मनीष, गुड, वेरी गुड, यू ट्राइड एटलीस्ट। ये लोग तो मतलब ट्राई नहीं किया लोगों ने। तोलाराम ताला तोलकर तेल में तुल गया, तुला हुआ तोला ताले के तले हुए तेल में तल गया। ये मेरे को ऐसा वो लग रहा है। अच्छा अच्छा, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। यस सर। अगर करंट सेक्स लाइफ आपकी मूवी हो तो इस फिल्म का टाइटल क्या होगा? नंबर 1 कभी कभी, नंबर 2 दे दना दन, नंबर 3 चुपके चुपके। चुपके चुपके। क्यों? यार क्या मतलब, सड़क पे थोड़ी चुपके चुपकी है, ये कैसी बात हुई? डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी फिल्म है जिसमें आपकी लाइफ को इम्पैक्ट किया है? Pursuit of Happiness। परस्यूट ऑफ Happiness। इंग्लिश फिल्म। क्या स्टोरी थी उसकी? वन लाइन। वन लाइन ये थी कि एक आदमी जो नंबर्स के मामले में ठीक है, बहुत मिजरेबल लाइफ जी रहा है, उसे एक मौका मिलता है अपनी जिंदगी बेटर करने का, और वो सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करते हुए अपनी लाइफ बेटर करता है। लक बाय चांस ने बहुत इंस्पायर किया। कैसे? मैं जॉब करता था यार IBM में, और मेरे को याद है कि लक बाय चांस रिलीज हुई थिएटर में। मैं बाइक ली दोस्त की, उसका हेलमेट लिया। फिल्म देखने के बाद मैं ट्रांस में था, मैं हेलमेट भूल गया, बाइक लेके आया हूँ, और वो दिन था जब मुझे था यार मुझे बॉम्बे जाना है, और वो डिसीजन था। मैं तब बॉम्बे आया, लेकिन जॉब नहीं छोड़ी, ये सब करते करते तो अभी 2016 में सब छोड़ गया। पर लक बाय चांस ने मेरे अंदर के उस जो कॉलेज का जो एक कीड़ा था और जो आग थी, उसको जो हवा दी है, मेरे को लक बाय चांस ने वापस फिल्मों में आने की आग जला दी थी यार। मैं बहुत इंस्पायर हुआ था। बहुत फिल्में, मतलब मुझे लगता था कि जैसे मैंने मॉनसून वेडिंग देखी थी तो मुझे लगा यार ये कुछ अलग देख लिया। दिल से देखी तो एकदम बहुत इम्पैक्ट। मणिरत्नम जी को सब सारा काम, रंग दे बसंती, मुझे लगा कि कुछ अलग कह जा रहे हैं, ये कुछ अलग है। फिर देन केम कश्यप वे पूरा, तो तब तो बहुत इंस्पायर हुए। तो ये सब मैंने बहुत जब देखी, मुझे लगा कि मुझे पता नहीं क्यों इतना इम्पैक्ट कर रही है, क्यों रह जा रही है मेरे साथ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था तब। तो वो स्टोरी टेलर आना था बाहर। हाँ वो आना था। So I will mention few names. You have to tell me what first things comes to your mind. अरुणव फिर से? कुमार, जेम। अरविंद केजरीवाल, नो कमेंट्स। ये कैसे हुआ? All this planned? ये तो प्लान किया तुमने? सनी लियोनी, अरविंद केजरीवाल। नो कमेंट्स। I would know the answer. हाँ सनी लियोनी या हॉट, और क्या। राहुल गांधी। अब इतना नहीं Miles to बनना go. तो- अच्छा, मतलब प्रधानमंत्री नहीं बनने दोगे? नहीं बनने देंगे। मुझे लगता है कि थोड़ा उन्हें ऑफिस चलाने, देखो यार मैं काफ़ी अगेंस्ट हूँ ऐसे, बट राहुल गांधी मुझे लगता है यार PM के लिए थोड़ा मुझे घबराहट होती है। उन्होंने एक भी ऑफिस नहीं चलाया अभी यार। मुझे लगता पार्टी है चलाई थोड़ा, है। हाँ एक्सपीरियंस चाहिए agree, उस चीज़ का agree, थोड़ा सा। agree. उन्हें करना चाहिए था, Agree. लिया नहीं। जीतू भैया का तो बोल दो। जीतू क्या दिमाग में क्या था जीतू भैया को सुन के? आई थिंक जीतू भैया जीनियस लगते हैं। जब मैं आया था, मतलब जब कोटा फैक्ट्री 3 लिखने आया था, मुझे लगता है कि जो शर्लॉक है या फिर जो बहुत ही ब्रिलियंट कैरेक्टर्स है, उनके साथ जीतू भैया को बैठा के उनके बीच में कॉन्वर्सेशन हो तो क्या मजा आएगा। तो मुझे जीनियस लगता है कैरेक्टर कि ये जीनियस है। अच्छा, तीनों में से कोई भी जवाब दे सकते हो। दो झाड़ आपस में, दो झाड़ है, दो झाड़ आपस में कौन सा गेम खेल सकते हैं? पतझड़। ये अश्लीलता पे चला जाता है ये बंदा। भाई तुमने सॉफ्ट पॉर्न लिखे हैं घर वर चलाने के लिए? ऐसे तुमसे ही, तुम्हारे पास ही आऊंगा। प्रोड्यूसर साहब। पर गेम तो दो झाड़ों के पीछे होता था ना। अरे यार ये भी देखो, इसका बहुत अच्छा, मैं सीधा साफ सुथरा जवाब पूछ रहा हूँ। सवाल भी मेरा साफ सुथरा है कि दो झाड़, दो पेड़ आपस में कौन सा गेम खेल सकते हैं? गाइस, झाड़ है, पेड़ है, कौन सा गेम खेल सकते हैं? गेम ही सोच रहे हैं, फुटबॉल तो नहीं खेलेंगे, अब पेड़ है तो। चुपन चुपाई भी नहीं खेल सकते, सामने खड़े हैं। गेम सामने खड़े रहे। ओ, हु ब्लिंक्स फर्स्ट? कैंसर। पत्ते। ओ, पत्ते खेल सकते। ओ, एक तालाब में 8 मछलियां है, 2 पैदा हुई, 2 मर गई। फिर तालाब में कितनी मछलियां है?
मरी हुई डेड बॉडी किसी ने खाई है कि नहीं खाई? तैर रही है, कोई लेके गया। अगर वो है तो समझ जाओ। कितनी है बताओ मेरे को आंसर। उनको निकाला, मरी हुई वही है। तालाब में है। तालाब में तो टोटल वे हो गया 2, 10 हो गया ना। ऐड कर लो 2 उसमें। लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, सफरिंग दोनों में ही है। नहीं वो बहुत फेमस सुना है ना कि लव मैरिज में आप जानबूझ के कुएं में कूदते हो, अरेंज मैरिज में आपको कुएं में फेंका जाता है। हाँ, फर्क और है, कुछ कुछ फर्क बहुत फर्क है। सफरिंग वही है। तुम्हारा एक्सपीरियंस ही वही है। और लव मैरिज में लव मैरिज ना, तो मैरिज ना भी करते हैं। लव मैरिज में आप डिफेंड कर रहे होते हो बीवी को, तुम बिंदास बोलोगे ना जाने। अरेंज मैरिज में बताओ मनीष। माँ डिफेंड कर रही होती है बीवी हाँ, को। ये अच्छा होता है कि अरेंज मैरिज में तो लड़की अपनी मॉम से भी कंप्लेन कर सकती है, लव मैरिज में नहीं कर पाती। सो नहीं तो मॉम भी कहेगी तू नहीं चुना है ना, इसलिए नहीं कर पाई। मुझे लगता है कि लव मैरिज जो है वो पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, और अरेंज मैरिज जो है वो बिका हुआ माल वापस नहीं होता। हे भगवान, I don't endorse this. छी मैं तो यहाँ वहाँ देख रहा हूँ। छी। अच्छा, ये पूरी जिंदगी अपने कॉलेज में यही किया होगा, लव मैरिज। आई ससुर। छी। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितना खींचो छोटी हो जाती है? पेरेंट्स ने देखा तो ठुकाई हो जाएगी। कौन सी चीज है जितना खींचो छोटी हो जाती है? हाँ, अगर पेरेंट्स ने देखा तो कुटाई हो जाएगी, ठुकाई हो जाएगी, जो हो जाएगी। खींचने पे छोटी हो रही है, नहीं पकड़ पा रहा मैं। माँ पे पिटाई तो अलग जाए, खींचने पे छोटी हो जा रही है। अरे अच्छी चीज है ये, कुछ और ही जा रहा होगा। तुम ये ऑल्टरनेट थिंकिंग में वापस चला गया ना, कुछ तो ऑल्टरनेट एंगल से ही सोचना है। बेटा मैं भी पूछता हूँ इसके बाद, ये तुम मैं तो बिना प्रिपेयर किए पूछूंगा, देखता हूँ तुमसे पूछता हूँ। तुम मूड में नहीं आए हो आंसर देने सिगरेट के? बोल रहे हो अरे वाह वाह, ये डॉक्टर साहब ये डिग्री काम की है। अच्छा, एक लास्ट सवाल मुझे पूछना है, ईमानदारी से जवाब देना है इसका, ओके? कि लाइफ में ऐसी कभी सिचुएशन आई, ओके, कि मतलब पैसे की जरूरत है और जो भी है मतलब चीजें रहेगी कि भाई आने वाले वक्त में अगर कभी पैसे की जरूरत पड़ी या फिर सर्वाइवल के चक्कर हुए तो क्या सॉफ्ट पॉर्न लिखोगे? लिखेंगे नहीं, हम ऑस्कर लेके आएंगे सॉफ्ट पॉर्न का, अगर चांस मिला तो। योर आंसर? पॉर्न लिखेंगे, सिर्फ लिख सॉफ्ट पॉर्न? porn की पॉर्न बात नहीं मैंने कर यानी सॉफ्ट पॉर्न लिख सकते हैं यार, उसमें वो आर्ट है यार, आर्ट है भाई। आसान है क्या लिखना? लिख दो, तुमको लिख के अगर तो उसका दिखाओ। ऑस्कर होता होगा तो उसमें ऑस्कर लेके आएंगे हम मनीष। soft porn। आई थिंक उसमें ज्यादा अच्छा काम नहीं हो रहा है अभी, तो अरे opportunity इसका अच्छी है। फेस मुझे देखना था। नहीं मनीष वापस है। हाँ, उसमें ज्यादा अच्छा काम नहीं हो रहा है अभी शायद, तो अपॉर्चुनिटी ज्यादा अच्छी है। एक्टिंग नहीं करना ये भाई, एक्टिंग नहीं करना उसमें, राइटिंग बोला हाँ, मैंने। राइटिंग। हाँ, तो ऐसा लिख हाँ, वैसे भी कहाँ एक्टिंग के चांस दे रहे हैं लोग, राइट? एक्टिंग यूं नहीं हो रही, वहां कहाँ होगी? Okay, that's all for the day. It was fun having interaction with Puneet Batra, Praveen and Manish Chandwani. Thank you so much. केके भैया। ठीक है भैया ये हमारे Love you guys. Thank you so much. थैंक यू।